तो हेलो, कैसे हो आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा चैप्टर 2 का आखिरी क्लास होने वाला है, ठीक है। आज हम लोग का चैप्टर 2 का आखिरी क्लास होने वाला है। आज के बाद आप लोग एकदम इंट्रोडक्शन वाला फेज आपका खत्म। आज के क्लास के बाद आपको फील आना चाहिए कि नहीं भैया, अब हम लोग सी ए एफ एम के जर्नी पे पैर रखें। तो इतना दिन से क्या करे थे भैया? इतना दिन से तो इंट्रोडक्शन चल रहा था। आपको मेरे बातों पे भरोसा नहीं? आप चैप्टर का नाम जाके देख लीजिए। देखो, सबसे पहले बात, मुझे याद है मैंने एक तो वादा तोड़ा था। लास्ट क्लास में मैंने 2 सम्स का वादा किया था, आप लोग को एक ही कराया। और आज मैं आप लोगों को कोई भी सम्स नहीं कराने वाला हूँ। क्यों? क्यों पहला बात सुनो। आप लोग के लिए जितना टॉपिक था, जितना सम्स रिलीवेंट था, उतना मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मैंने आपको करा दिया। फिर भी कहीं ना कहीं कुछ भी अगर कमी होगा, आप लोग पहले इतना कीजिए, इतना ग्रैब कीजिए, इंस्टीट्यूट का बुक कीजिए। आगे हम लोग बहुत करेंगे। अभी हम लोग थोड़ी अपना चैप्टर 1 को पीछा छोड़ दिया। अभी तो हम लोग बस ओवरव्यू लेके हम लोग आगे बढ़े जा रहे हैं। धीरे धीरे आप लोग जैसे जैसे टेस्ट दोगे, आप लोग का माइंड और खुलेगा। आप लोग जब अभी हम लोग का सिलेबस खत्म हो जाएगा, हम लोग अपना रिवीजन मतलब मैराथन करेंगे, रिवीजन करेंगे। उस टाइम देखिएगा ना, हम लोग फिर नया 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 सम्स करेंगे। तो अभी के लिए आप लोग को जितना करा रहा हूँ, प्लीज उतना में आप लोग स्टिक रहिए। बात बाकी एकदम टेंशन मत लीजिए। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग, बहुत चीजें आगे कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ मैं बस आप लोगों को बता दूं, क्योंकि देखो अब तो आप लोगों को पूरा फेस पता चल गया कि भैया सबसे पहले जनरल पे रिकॉर्ड होता है, फिर लेजर पे पोस्टिंग होता है, फिर ट्रायल बैलेंस से समराइज होता है। ट्रायल बैलेंस को देखने के बाद अपने पीएल और बैलेंस शीट बनाते हैं। इतना तो आप लोगों को पता चल गया ना, कि ट्रायल बैलेंस को देखने के बाद अपने पीएल और बैलेंस शीट बनाते हैं। क्योंकि भैया हम लोग जो भी पीएल और बैलेंस शीट बना रहे थे, सब अपने ट्रायल बैलेंस को देखते हुए बना रहे थे, ठीक है। भैया आप क्या, आपके मन में क्वेश्चन आया? क्या आपके मन में क्वेश्चन आया? ये क्वेश्चन मैंने जान के आप लोगों को पहले दिन नहीं कराया। मैं पहले आप लोगों को सम्स करा दे रहा हूँ। फिर मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं किन लोग के माथे में आया, किन लोग के में नहीं आया। कि भैया, भाई, इन बैलेंस शीट, क्यों बैलेंस शीट में इक्विटी या लाइबिलिटीज बोलो इक्वल टू एसेट, क्यों ऐसा जरूरत है? भैया हम लोग भी जब अपना क्लास कर रहे थे, हम लोग भी जब जब सम भैया हम लोग सम्स कर रहे थे, हम लोग भी जब सम्स कर रहे थे, मैंने सम्स के टाइम भी आपको बोला था कि बाबू लोग, मेरे भाइयों बहनों, हमारा जितना का लाइबिलिटीज होगा उतना का एसेट आना चाहिए। आप लोग को याद है कि भूल गए? मेरा बैलेंस शीट तभी मैच बताता है, मेरा बैलेंस शीट मैच तभी होगा। मैच कहने का मतलब है कि मेरा बैलेंस शीट करेक्ट तभी होगा जब मेरे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी और एसेट इक्वल हो, अलग अलग ना हो। क्यों कहने का मतलब है, चलो मैं आप लोग को छोटा सा स्टोरी के साथ बताता हूँ। छोटा सा स्टोरी, एक नाम बताओ। एक है, मान लो मिस्टर रामू। मिस्टर रामू एक बिजनेसमैन है। मिस्टर रामू एक बिजनेसमैन है। कौन है बिजनेसमैन? मिस्टर रामू ने गोलगप्पा का बिजनेस शुरू किया। गोलगप्पा जानते हो ना? मिस्टर रामू ने गोलगप्पा का बिजनेस शुरू किया, ठीक है। और उनके बिजनेस का नाम क्या है? गोलगप्पा लिमिटेड। गोलगप्पा लिमिटेड। हमारे मिस्टर रामू भाई साहब जो है, वो एक बिजनेसमैन है। मिस्टर रामू जी ने एक बिजनेस शुरू किया, गोलगप्पा लिमिटेड, ठीक है। तो भैया मेरी मिस्टर रामू एक तरीके से मेरे बिजनेस की ये हो गए। कौन बोलो तो? कौन बोलो तो? प्रोमोटर। प्रोमोटर बोल लो, या प्रोपराइटर बोल लो, है ना। क्या मेरे मिस्टर रामू मेरे बिजनेस के प्रोमोटर या प्रोपराइटर हो गए? तो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ भैया, क्योंकि मिस्टर रामू जी ने तो बिजनेस शुरू किया है, गोलगप्पा लिमिटेड। क्योंकि भैया हम लोग अपना पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट पढ़ो कि कोई भी एक्ट पढ़ो, एक्ट हमें क्या बताता है कि मिस्टर रामू एक तो इंडिविजुअल है। हाँ, मिस्टर रामू नेचुरल पर्सन है। पर्सन तो दोनों ही है, पर्सन तो दोनों ही है। और हमारा जो गोलगप्पा लिमिटेड है, गोलगप्पा इज ऑल्सो अ पर्सन। बट कौन सा पर्सन? भैया आर्टिफिशियल पर्सन। एक आर्टिफिशियल पर्सन बोल लो, या लीगल पर्सन बोलो। लीगल पर्सन क्यों? क्योंकि लॉ ने इनको पर्सन बनाया। भैया देखो ना, मिस्टर रामू जो है वो नेचुरल पर्सन है। क्यों नेचुरल पर्सन है? क्योंकि हमारे तरह वो सांस ले सकता है, हमारे तरह वो देख सकता है, हम हमारे तरह दूसरों की बातों को सुन सकता है। लेकिन भैया गोलगप्पा लिमिटेड के पास सेंस नहीं है। जो हम लोग का सेंस ऑर्गन होता है ना, गोलगप्पा लिमिटेड के पास वो थोड़ी है। लेकिन फिर भी वो एक पर्सन है। क्यों? क्योंकि उनको पर्सन कौन बोला? लीगल पर्सन। उनको लॉ ने पावर दिया कि भाई तुम एक पर्सन हो। और वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जीता जागता हमारे जैसा वो पर्सन है नहीं, ठीक है भैया। तो मिस्टर रामू एक बिजनेसमैन है, जिन्होंने गोलगप्पे का बिजनेस शुरू किया गोलगप्पा लिमिटेड के नाम पे। लेकिन दोनों ही हमारे केस में एक खूब बिजनेस है। अब भैया, अब भैया एक बात बता दीजिए, मिस्टर रामू अगर कुछ भी इन्वेस्ट करता है,
मिस्टर रामू अगर कुछ भी इन्वेस्ट करता है तो भैया इन्वेस्ट, अगर मेरे मिस्टर रामू भाई साहब कुछ भी गोलगप्पा लिमिटेड में इन्वेस्ट करते हैं, तो भैया मेरे मेरे मालिक कभी भी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग उसको क्या नाम देते हैं भैया? कैपिटल का नाम देते हैं ना। मेरे मालिक, मेरा मालिक या मेरा ओनर, मेरा मालिक या मेरे बिजनेस का ओनर कभी भी मेरे बिजनेस में रुपया इन्वेस्ट करता है तो भैया उस वर्ड को हम लोग कैपिटल बोलते हैं। आप लोग ये तो जानते हो, ठीक है भैया। और आप लोग गोलगप्पा लिमिटेड के पॉइंट से सोचिए, और आप लोग गोलगप्पा लिमिटेड के व्यू से सोचिए। गोलगप्पा लिमिटेड हमारा जो बिजनेस है उसके व्यू से सोचिए। हाँ, के व्यू से सोचिए भैया। एक साइड लायबिलिटी, एक साइड एसेट्स। मेरे गोलगप्पा लिमिटेड के व्यू से बता रहा हूँ भैया। मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया। मेरे मालिक ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। दैट मीन्स भैया मेरे मालिक ने कैपिटल लगाया। मेरे मालिक ने मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? कैपिटल। और भैया कैपिटल मतलब क्या? कि मुझे क्या मेरे मालिक को रिटर्न नहीं करना होगा? मेरा मालिक अलग, गोलगप्पा लिमिटेड अलग। मालिक ने गोलगप्पा लिमिटेड में इन्वेस्ट किया, गोलगप्पा लिमिटेड के लिए वो चीज़ तो कैपिटल है। अब भैया गोलगप्पा लिमिटेड की नज़र में सोचो, उन्होंने तो मालिक का रुपया ले लिया, क्या वो उस रुपए को कभी रिटर्न नहीं करेगा? नहीं भैया, रिटर्न तो करना होगा। तो फॉर गोलगप्पा लिमिटेड वो कैपिटल, मान लो 1 लाख का, के लिए लायबिलिटी है। फॉर गोलगप्पा लिमिटेड वो 1 लाख का कैपिटल उसके लिए लायबिलिटी है कि नहीं? हाँ भैया लायबिलिटी है। इतना तो बात समझ आ रहा है। अब एक बात बताइए, मेरा मालिक जो भी 1 लाख रुपया लगाया, वो मुझे बैंक में रुपया दिया होगा। वो 1 लाख रुपया मेरे बैंक में तो दिया ही होगा। तो भैया मेरे कंपनी के बैंक अकाउंट में भी 1 लाख रुपया पड़ा। मेरे कंपनी के लिए 1 लाख रुपया का कर्जा भी बढ़ गया, साथ साथ मेरे कंपनी में बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया भी आ गया। देख पा रहे हो? लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट। समझ आ रहा है? अभी तक खाली आप लोग को इतना समझ आया कि मिस्टर रामू एक बिजनेसमैन है, उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया गोलगप्पा लिमिटेड। मिस्टर रामू ने गोलगप्पा लिमिटेड में 1 लाख रुपए ही लगाया। तो भैया जो भी 1 लाख रुपए मैं लगाता हूँ मेरे कंपनी में, मेरी कंपनी के लिए तो कैपिटल हो जाता है। अब भैया मेरे कंपनी के व्यू पॉइंट से सोचो, मेरा कंपनी आज मालिक से रुपया ले लिया, क्या उसको रिटर्न नहीं करेगा? नहीं भैया, करना तो है। मेरे कंपनी के लिए वो कैपिटल क्या है? लायबिलिटी है। मेरे कंपनी के लिए क्या है वो कैपिटल? क्या है? लायबिलिटी है, कर्जा है एक तरीके का। ठीक है भैया, कर्जा है, मैंने तो कर्जा साइड लिख दिया। आप बात बताइए, ये 1 लाख रुपए मेरे मालिक ने क्या कैसे दिया होगा भैया? बैंक में ना दिया होगा? बैंक में दिया होगा। तो भैया एक साइड मेरा 1 लाख रुपया का लाइबिलिटी भी आ गया, एक साइड 1 लाख रुपया का मेरा एसेट भी आ गया। इतना समझ पा रहे हो? आगे, अब मेरा कंपनी को ग्रो करना है धीरे धीरे। मेरे कंपनी को धीरे धीरे ग्रो करनी है, तो भैया ग्रो करने के लिए मैं कहीं ना कहीं से लोन उठाऊंगा। मैंने लोन ले लिया 5 लाख का, क्योंकि भैया कंपनी को मुझे बड़ा बनाना है और ज्यादा गोलगप्पा बनाना है। ज्यादा गोलगप्पा बनाऊंगा तो ज्यादा सेल होगा, ज्यादा सेल होगा तो मेरा कंपनी का धीरे धीरे नाम होगा। बाद में सारे गोलगप्पों को मैं लिस्ट करा दूंगा स्टॉक एक्सचेंज में, है ना? तो भैया मेरे कंपनी ने क्या किया? 5 लाख का लोन ले लिया। अब भैया मेरा पता है लोन लेने का क्या मकसद था? मेरा लोन लेने का ये पर्पस था कि मैं बहुत सारा एसेट मशीन बैठा था, तो मैंने लोन लेके पता है क्या किया? मैंने लोन लेके 5 लाख का मशीन बैठा दिया। मैंने 5 लाख का लोन लिया और 5 लाख का मैंने मशीन खरीद लिया। तो भैया फिर देख लो, मैंने लोन लिया मैंने लोन लिया ना, 5 लाख का लोन लिया, माथे में मेरे कर्जा भी बढ़ा, साथ ही साथ भैया मेरे पास 5 लाख का एसेट भी आ गया। तो अल्टीमेट में आप देखोगे, हमारा प्रूव हो गया प्रैक्टिकल लाइफ के साथ भी कि भैया आपका एसेट इक्वल टू लायबिलिटी। आपके कंपनी में जितना एसेट होगा उतना का ही आपका लायबिलिटी होना चाहिए। प्रूव हुआ कि नहीं? पहले मैंने मालिक से 1 लाख रुपया लिया तो मेरा बैंक में रुपया आया, कंपनी का एसेट भी बढ़ा, लायबिलिटी भी बढ़ा। फिर देखो क्या हुआ कि कंपनी ने 5 लाख का और लोन ले लिया, तो कंपनी के माथे में 5 लाख का कर्जा तो आ गया, साथ ही साथ भैया कंपनी के पास 5 लाख का मशीन भी आ गया। अच्छा चलो, कंपनी ने लोन रीपे कर दिया। लोन रीपे कर दिया तो लोन रीपे कितने का कर दिया भैया? 1 लाख का लोन रीपे कर दिया। तो भैया 1 लाख का जो मैंने लोन रीपे किया, तो मेरे बैंक से 1 लाख रुपया कट भी तो गया। मेरे बैंक से 1 लाख रुपया तो कट भी गया। अल्टीमेट में देखो ना, बात एक ही पड़ रहा है। तो दैट्स प्रूफ कि आपका जितना एसेट होगा उतना ही आपका लाइबिलिटी होगा। एकदम एग्जाम के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए 5-10 मिनट अभी आप लोग को एक्सप्लेन किया कि क्यों हम लोग अपने पिछले क्लास में बैलेंस शीट में हमेशा लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट हम लोग मैच कराते थे, बिकॉज ये कारण था। चलिए, ठीक है। तो आज चलिए, आज हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आज हम लोग अपना इंस्टीट्यूट का बुक देख लेते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट के बुक में और क्या क्या चीज़ बचा हुआ है, क्या क्या चीज़ नहीं बचा हुआ है, आज हम लोग अपना पूरा खत्म कर लेते हैं। भैया देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहा है, आप लोग इधर आइए। देखो सेक्शन 128, सेक्शन 129,
आप लोग के कंपनीज एक्ट में भी है। चैप्टर नंबर कितना है? चैप्टर नंबर आपका 9 है। सेक्शन 128, सेक्शन 129, सेक्शन 130। हालांकि आपके कंपनी लॉ के टीचर जो है वो ज़्यादा आपको बहुत डिटेल में समझाएंगे, जो आपको अच्छा समझाएंगे, क्योंकि देखो अब हमारे सिलेबस में मुझे तो एक्सप्लेन करना होगा। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग समझिए। हालांकि जिसको नहीं समझ आएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज़्यादा लोड मत लीजिएगा। आप लोग अगर समझ कर लिए तो बहुत कुछ कर लिए। आपको सारा थ्योरी आपके कंपनी एक्ट में भी चैप्टर नंबर 9 में, कंपनी लॉ वाले पेपर में आपको पढ़ने को मिलेगा। क्या बोलता है सेक्शन 128? बात करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। टू बी केप्ट बाई कंपनी एज पर विच एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर एंड कीप इट रजिस्टर्ड ऑफिस। बोलता है क्या? बोलता है क्या? रजिस्टर बुक ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर should give a true and fair view including that it branch, ठीक है, shall be kept on accrual basis according to the double entry system of accounting। बोलता है क्या कि सेक्शन 128 जो है, सेक्शन 128 जो है, सेक्शन 128 कंपनीज एक्ट 2013 का, वो क्या पर्पस में डील करता है भैया? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। भैया बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारा क्या होता है? जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस तक होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हम लोग पढ़े थे। टू बी केप्ट बाई कंपनी, उसको कंपनी रख के रखेगा, ठीक है। और कंपनी प्रिपेयर करेगा, कहाँ रखेगा भैया? रजिस्टर ऑफिस में रखेगा। एंड कीप एट इट रजिस्टर ऑफिस, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी रहेगा कंपनी का, कंपनी का ऐसा नहीं कहीं पर भी रखा रहेगा, नहीं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे कंपनी का रजिस्टर ऑफिस में रखा रहेगा, ठीक है भैया, ठीक है। रजिस्टर ऑफिस में रखा रहेगा। और भैया कंपनी जब भी अकाउंटिंग करेगी तो कंपनी को एक्रूअल बेसिस में अकाउंटिंग करना है। एक्चुअली देखो अकाउंटिंग करने का दो तरीका होता है। अकाउंटिंग करने का दो तरीका होता है। अकाउंटिंग करने का हमारा दो तरीका होता है। भैया दो तरीका का क्या है? एक होता है मर्चेंटाइल बेसिस, सॉरी सॉरी सॉरी, एक होता है एक्रूअल बेसिस, और एक होता है हमारा कैश बेसिस। कैश बेसिस। भैया कैश बेसिस में पता है क्या होता है? जब हम लोग कैश बेसिस में अकाउंटिंग करते हैं तो हम लोग ट्रांजेक्शन को तभी रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग ट्रांजेक्शन को तभी रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजेक्शन ओनली रिकॉर्ड व्हेन कैश रिसीव्ड और पेड। हम लोग ट्रांजेक्शन को तभी रिकॉर्ड करते हैं जब हमें कैश मिलता है या हमें कैश रिसीव होता है। तो हम लोग ट्रांजेक्शन को तभी रिकॉर्ड करते हैं जब हम लोग को कैश मिलता है या कैश मैंने पे किया। लेकिन भैया एक्रुअल बेसिस में क्या होता है? एक्रुअल बेसिस में क्या होता है? हाँ, नो इफेक्ट ऑन कैश रिकॉर्ड व्हेन द और एक्सपेंस। ये क्या बोलता है हमारा एक्रुअल बेसिस? क्या बोलता है कि भैया आपको कैश से लेना देना नहीं है। आपका अगर कोई इनकम जनरेट हो चुका है, भले ही आपको रुपया अभी तक नहीं मिला, आप रिकॉर्ड कर दो। कैसे रिकॉर्ड करोगे भैया? एक्रू के नाम पे करेंगे, अभी तक रुपया नहीं मिला, ऐसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। लेकिन भैया हमारा जो कैश बेसिस हमें क्या सिखाता है? कैश बेसिस हमें क्या बोलता है कि आपको रुपया मिलेगा आप तभी रिकॉर्ड करना। कैश बेसिस हमें क्या बोलता है कि आपको जब रुपया मिलेगा तभी आप रिकॉर्ड करना, जब पेमेंट करोगे तभी आप रिकॉर्ड करना। जबकि भैया कंपनीज एक्ट हमें ये अलाउ नहीं करता। कंपनीज एक्ट हमें क्या बोलता है कि आप जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप एंट्री करोगे, आप पूरा एक्रूअल बेसिस फॉलो करके करोगे। क्या बेसिस फॉलो करके करोगे? एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस मतलब आपको कैश से कोई लेना देना ही नहीं है। आपका कैश से कोई लेना ही देना नहीं है। कैश मिला कि नहीं मिला, मेरा इस साल का खर्चा होना था तो मुझे वो एक्सपेंस मारना है, ठीक है। और भैया हमें क्या फॉलो करना है भैया? डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना है। डबल एंट्री सिस्टम मतलब और भी कोई एक तरीका होता है क्या? हाँ भाई मेरे एक तो सिंगल एंट्री सिस्टम भी होता है अकाउंटिंग का, आपका प्रॉफिट एग्जैक्ट मैच हो जाएगा, बट कंपनीज एक्ट अलाउ नहीं करता, आपकी सिलेबस में भी नहीं है सिंगल एंट्री सिस्टम, तो हम लोग डिटेल में बात नहीं करेंगे, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम मतलब कि भैया हम लोग हर एक ट्रांजेक्शन को डेबिट करेंगे, एक ट्रांजेक्शन को क्रेडिट करेंगे। ये बात हमें कौन करने के लिए बोला भैया? कंपनीज एक्ट ही करने को बोला, तभी हम लोग करते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए, ये सब तो ठीक है, ये उसी फाइव भरना है। हालांकि हालांकि चलो ये सब बात उतना वो नहीं है। मैं आप लोगों को खाली इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, उतना मैं डीप में नहीं जा रहा, क्योंकि देखो हम लोग CFM कर रहे हैं, थोड़ी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये वाला खाली जो चैप्टर है ये आपका पूरा कंपनी लॉ से एसोसिएटेड है। यहाँ आप लोग को एक बार में आप लोग को सेक्शन 128 तो समझ नहीं आएगा। आपके कंपनी लॉ के टीचर जब आपका बेस बना लेंगे धीरे धीरे, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, ये मेरा वादा है। हालांकि अभी मैं जान के आपको इसका डिटेल में थोड़ी नहीं बता रहा। लास्ट में हम लोग जब अपना रिविजन क्लास करेंगे, मैराथन क्लास करेंगे, तब आप देखना आपको कितना अच्छा से मैं थ्योरी इस चैप्टर का खाली बात कर रहा हूँ, इस चैप्टर का हम लोग थ्योरी भी अच्छे से कवर करेंगे। अभी के लिए अभी के लिए मैं जितना थ्योरी करा रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग उतना ही मार्क कीजिए। एक को दिमाग एक्स्ट्रा मत लगाइए।
हम लोग एट द एंड तक हर चीज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। भैया एक बात याद रखना, मेरा ये चीज मार्क करो, ये चीज इंपॉर्टेंट है। पीरियड फॉर रिटेंशन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट। भैया आपने बुक ऑफ अकाउंट पे जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस तो बना लिया, भैया उसको कितने साल तक आप बिजनेस में रखोगे? आप अपने बिजनेस में मतलब ट्रायल बैलेंस जनरल लेजर सब तो आप बना लिए, भैया उसको अपने बिजनेस में कितने साल के लिए रख के रखना है? भैया लाइफ टाइम रखेंगे क्या? नहीं भैया, इतना स्टोरेज का है। कंपनी लॉ क्या बोलता है कि भैया आपको उसको 8 साल तक रखना है। कंपनी लॉ हमारा क्या बोलता है, कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 128 क्या बोलता है कि मेरे भाई आप जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपना प्रिपेयर करोगे, आप जो भी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे, आपको उसको 8 साल तक मेंटेन करके रखना है। आपको उसको 8 साल तक अपने पास रख के रखना है, ठीक है। हालांकि हालांकि अगर सीजी चाहे तो, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आपको ये बोल ऑर्डर दे सकती है कि आपको और लॉन्गर टाइम रखना पड़ सकता है। मतलब अगर सीजी चाहे तो आपसे 15 साल भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखवा सकती है। मतलब मिनिमम टू मिनिमम आपको 8 साल तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजर्व करके रखना ही है अपने कंपनी में। 8 साल आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके कंपनी पे आपको रखते रखना ही है। सीजी चाहे तो और लॉन्गर टाइम के लिए रखने के लिए ऑर्डर दे सकती है, पेनल्टी प्रोविजन है। भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब हम लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब एक हमारा बैलेंस शीट होता है, एक भैया पीएल होता है, एक भैया क्या होता है, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, लोगों ने नोट्स टू अकाउंट्स लिखा नहीं, भैया नोट्स टू अकाउंट्स भी होता है। ये भैया बैलेंस शीट पीएल नोट्स टू अकाउंट्स हम लोग पूरा बनाना सीख गए ना पूरे चैप्टर में। आगे वाले चैप्टर में भैया हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट सीखेंगे। और भैया एक हमारा होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और एक होता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। हालांकि एक बात याद रखना, सारे कंपनीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना बहुत जरूरी होता है। जब मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट मीन्स कि आपका बैलेंस शीट भी बना होना चाहिए, आपका पीएल भी बना होना चाहिए, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बना होना चाहिए। लेकिन बात याद रखना, हमारा जो 1% कंपनी होता है, अब आप लोग को बहुत सारे बच्चों को तो 1% कंपनी नहीं पता होगा, क्योंकि उन्होंने तो अभी तक कंपनी लोग का क्लास शुरू ही नहीं किया। इसलिए बोल रहा हूँ, अभी आप लोग को बेसिक थोड़ी समझ नहीं आएगा। जब आप लोग कंपनी लॉ पढ़ोगे अपने आप आपका इसका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि अभी बस पढ़ने के लिए आप लोग इतना याद रखो, मेरा एक तो 1% कंपनी बोल के कोई कंपनी होता है, स्मॉल कंपनी करके कोई कंपनी होता है, गवर्नमेंट कंपनी करके कोई कंपनी होता है। उन लोग के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को नहीं ऐड करना, मे नॉट। मतलब अगर वो कंपनी चाहे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकती है, लेकिन लॉ बोल दिया कि भैया जो ओपीसी है, 1% कंपनी है, जो स्मॉल कंपनी है, जो डोरमेंट कंपनी है, इन तीनों की कंपनी को, तीनों टाइप की कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कैश फ्लो डालने का जरूरत नहीं है। लॉ ने ऐसा नहीं बोला नहीं डाला, अगर कंपनी डालेगी तो अच्छा बात है। लॉ बोलता है कि जरूरत नहीं है, आगे आपका मर्जी, आपको अगर कैश फ्लो डालना है तो डालिए। वापस से बोल रहा हूँ भैया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब 5 चीजें होती है, ठीक है। मतलब सारे कंपनी को 5 चीज बनाना बहुत जरूरी होता है, लेकिन जो 1% कंपनी होता है, स्मॉल कंपनी होता है, गवर्नमेंट कंपनी होता है, उन लोग अगर कैश फ्लो नहीं भी बनाएंगे तो भी मेरा चल जाएगा भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो गया ये सब मेरे भाई, उतना थ्योरी अभी मत पढ़ो, जैसे आपका थ्योरी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या रिलेवेंट होगा मैं आप लोग को सब बता दूंगा। फिर भैया देखिए हमारा शेड्यूल 3 है। शेड्यूल 3 तो भैया हम लोग सीख लिए थे ना, हम लोग तो शेड्यूल 3 देखे थे कि भैया मेरे शेड्यूल 3 का 2 पार्ट होता है, पार्ट 1 पार्ट बी। पार्ट 2, पार्ट 1 बात करता है पीएल के बारे में, पार्ट 2 बात करता है पीएल के बारे में। पार्ट 1 बैलेंस शीट के बारे में, सॉरी पार्ट 1 बैलेंस शीट था, मैंने पीएल बोला था। पार्ट 1 बैलेंस शीट के बारे में, पार्ट 2 हमारा पीएल के बारे में बात करता है, ठीक है। भैया एक्चुअली क्या हुआ, अब हमारा जब शेड्यूल 3 आया तो वो हमें नया फॉर्मेट देके गया बैलेंस शीट पीएल का। पहले क्या था, पहले हम लोग वर्टिकल फॉर्मेट यूज करते थे। अभी हमारा शेड्यूल 3 में क्या है ना, कंपनीज एक्ट जो जब से 2013 आया है, वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कुछ न्यू फीचर लेके आया है। क्या? अब वर्टिकल फॉर्मेट पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग इस तरह बैलेंस शीट बनाते थे, एक तरह लायबिलिटी, एक तरह एसेट। लेकिन हमारा कंपनी क्या बोलता है, ये हॉरिजॉन्टल तरीका से आप बैलेंस शीट मत बनाइए, आप वर्टिकल तरीका से बनाइए। आप एक साइड इक्विटी दिखाएंगे, फिर आप एसेट दिखाएंगे, है ना। कंपनी एक्ट 2013 जो कि शेड्यूल 3 आया है, ये हमें अब क्या बोलता है कि आप अपना बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्टिकल तरीके से बनाएंगे। कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है, अब आप जो भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, आप वर्टिकल तरीका से बनाओगे, वर्टिकल तरीका से बनाओगे। इसमें आप करेंट और नॉन करेंट को पूरा क्लासीफाई करोगे, हम लोग करते थे ना करेंट और नॉन करेंट, ठीक है। ये क्या बोलता है, और आपका पीएल भी ना एक वर्टिकल फॉर्मेट में बनेगा, आपका पीएल भी वर्टिकल फॉर्मेट में बनेगा। पुराने टाइम में क्या होता था, हम लोग शेड्यूल बनाते थे। अभी जिस तरह हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स बना रहे हैं ना, नोट 1 नोट 3, उस टाइम शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 ऐसे बनता था। मतलब पहले क्या था,
पहले हम लोग नोट नहीं बनाते थे, पहले हम लोग शेड्यूल मेंटेन करते थे। अब क्या बोलता है, अब ये सारे शेड्यूल को एलिमिनेट कर दिया गया है, इसकी जगह हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं, है ना, बनाते हैं ना। हाँ, ये वाला पॉइंट आपका रिजर्व को लेके, ये वाला अभी आपको खास समझ आएगा नहीं, सिंपल से मैं आपके शेयर वाले चैप्टर में मैं आपको बता दूँ। ठीक है, फिर ये क्या बोलता है, अगर आपका पीएल का डेबिट बैलेंस भी है, अगर आपका पीएल का डेबिट बैलेंस भी है, या पीएल का जब भी डेबिट बैलेंस बोले, दैट मीन्स कि आपका लॉस। पीएल में जब भी आपका डेबिट बैलेंस बोले, दैट मीन्स की लॉस। तो क्यों भैया लॉस, क्यों भैया लॉस, आपके बोलने से मैं कैसे मान लूँ लॉस, आपके बोलने से मैं कैसे मान लूँ लॉस। भैया देखो, मेरा एक बात बताओ, जो भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का चीज़ है, वो मेरा पर्सनल अकाउंट तो नहीं होता, रियल अकाउंट तो नहीं होता, नॉमिनल अकाउंट होता है ना, ये बात बता दीजिए। जो जो बच्चे मेरे बात से एग्री है, जो चैप्टर वन बढ़िया से किए, भैया जो भी मेरा पीएल का चीज होता है, वो मेरा नॉमिनल अकाउंट होता है ना। जो भी मेरा पीएल होता है, मेरा नॉमिनल अकाउंट होता है ना। अब भैया मेरा नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है कि भैया आपका सारा लॉस या एक्सपेंस डेबिट होगा। और भैया मेरा नॉमिनल इनका अकाउंट क्या बोलता है कि सारा आपका इनकम या गेन, हाँ, आपका क्रेडिट होगा। दैट मीन्स जब भैया मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ कि पीएल डेबिट, जब मैं बोल रहा हूँ कि आपका पीएल डेबिट हुआ है, दैट मीन्स कि आपको लॉस हुआ है। जब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पीएल क्रेडिट हुआ है, जब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरा पीएल डेबिट हुआ है, दैट मीन्स की लॉस है कंपनी में। जब मैं आपको उससे बोल रहा हूँ कि मेरा पीएल तो क्रेडिट हुआ है, दैट मीन्स कि मेरा कंपनी प्रॉफिट में। ये बात समझ आया। तो भैया एक बात बताइए, अब हमारा कंपनीज एक्ट 2013 में मेरा पीएल का डेबिट बैलेंस था, क्या भैया हम लोग उसको बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे, लिखेंगे, ब्रैकेट में नेगेटिव फिगर लिख देंगे। ये तो हम लोगों ने सीखा था, वही बोला है कि हमारे पीएल का जो भी डेबिट बैलेंस रहेगा, दैट मीन्स की लॉस। अब हम लोग उसको डिस्क्लोज करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस के साथ, नेगेटिव फिगर डाल के हम लोग डिस्क्लोज करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग नेगेटिव फिगर डाल के हम लोग डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कोई भी आपका फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ है, जैसा था वैसे ही है, ठीक है। बोला इट गिव प्रोमिनेंस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब ये क्या बोलता है, अब ये देखो, आप लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना बिना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मदद से नहीं बना सकते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या, एक तरीका का रूल है, एक तरीका का रूल है कि आपको कुछ कुछ आइटम के लिए कैसे ट्रीटमेंट करना है। जैसे डिप्रिसिएशन को आपको कैसे ट्रीटमेंट करना है, आपका कोई इन्वेस्टमेंट है तो आपको उसको कैसे ट्रीटमेंट करना है। आपके सिलेबस में डिटेल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा थ्योरी है, हम लोग वो भी पढ़ेंगे, सब चीज़ का हम लोग ब्रीफ आइडिया लेंगे। ये क्या बोल रहा है, अब ये क्या बोल रहा है कि भैया हम लोग तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके बनाते हैं, हम लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी बनाते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके बनाते हैं। भैया कभी अगर झगड़ा लग गया, कंफ्लिक्ट हो गया मेरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में और मेरे शेड्यूल में, तो कौन जीतेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जीतेगा, एक बात याद रखना भैया। हम लोग अभी जो भी बनाते हैं अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम लोग अभी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी बनाते हैं, हम लोग तो सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनाते हैं। तो भैया अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और मेरे शेड्यूल पे मारपीट हो गया तो कौन जीतेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जीतेगा, ठीक है। अब देखो ये जनरल इंस्ट्रक्शन है बैलेंस शीट का, हम लोग को कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ना। एक बात बस आप याद रखना, ये वाला बात हम लोग अभी करेंगे, ठीक है। ये वाला बात क्या है भैया, एज्यूम कीजिए, आप एक बात एज्यूम कीजिए, रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस, भैया रिलायंस का ईयरली सेल कितना होता होगा। भैया एक बात बता दूं, पहले तो रिलायंस का हजारों ब्रांच है इंडिया में, प्लस रिलायंस का कितना ग्रुप कंपनीज है। जब भैया एक तो मेरा रिलायंस का बैलेंस शीट बनता होगा, जब मेरे रिलायंस का एक तो बैलेंस शीट बनता होगा, तो भाई बताइए मेरे कि रिलायंस का ईयरली सेल अप्रोक्स कितना रुपया का होता होगा, साल भर का सेल मेरे रिलायंस का कितना का होता होगा। भैया अप्रोक्स अप्रोक्स एक एस्टिमेटेड फिगर ले लेता हूँ, 66,23,049 करोड़, क्या इतना का नहीं होता होगा। एक रिलायंस 66 लाख करोड़ का तो सेल करता ही होगा अप्रोक्स, अप्रोक्स एग्जाम्पल कुछ भी ले लो ना, क्या रिलायंस इतना रुपया का तो सेल करता ही होगा। इतना रुपया भैया बेसी नहीं है, 66 लाख 23,049 थाउजेंड अप्रोक्स अप्रोक्स भैया मेरा रिलायंस इतना का तो सेल करता ही होगा। एक बात बताइए भैया, क्या इतना बड़ा अमाउंट, इतना बड़ा अमाउंट, इज इट पॉसिबल कि मैं इतना बड़ा अमाउंट के साथ मैं अपना पीएल और बैलेंस शीट बना पाऊंगा। एक बात बता दीजिए, मैं आपसे एकदम नॉर्मल पूछ रहा हूँ, आप लोग अपना पीएल और बैलेंस शीट बनाए हो, क्या पॉसिबल है हम लोग पूरा पूरा अमाउंट लिखेंगे, क्या भैया मेरा शेयर होल्डर पढ़ पाएगा, वो तो बार बार जीरो गिनता रह जाएगा। शेयर होल्डर सुनो ना, कोई भी यूजर, आज मैंने बैंक में लोन लेने गया, उन्होंने बोला कि अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ, मैं उसको इतना बड़ा फिगर का दिखा रहा हूँ, बैंक वाला भी कंफ्यूज 4 मिनट तक, तो भैया इतना बड़ा फिगर है, लाख है कि करोड़ है कि क्या है कि क्या, क्या भैया ये अच्छा बात है, क्या ये बेटर प्रेजेंटेशन है।
कि हम लोग इतना बड़ा बड़ा फिगर लिख दे। कोई भैया फिगर इतना बड़ा, कोई भैया फिगर 100 रुपया का, फिर कोई इतना बड़ा फिगर, फिर बहुत छोटा फिगर। नहीं, इसके लिए क्या होता है भैया, राउंड ऑफ आया। हमारा कंपनी से का शेड्यूल 3 क्या बोलता है कि आपको ना राउंड ऑफ कर देना है। राउंड ऑफ कर देना है, ये क्या बोलता है, अगर आपका इनकम, अगर आपकी कंपनी का इनकम, क्या हुआ बता रहा हूँ, अगर आपकी कंपनी का इनकम लेस देन 100 करोड़ है, अगर आपके कंपनी का इनकम, अगर आपकी कंपनी का इनकम 100 करोड़ से कम है, अगर आपके कंपनी का इनकम 100 करोड़ से कम है, 100 करोड़ से कम है, देन भैया आप 100,000 लाख मिलियन तक आप राउंड ऑफ कर सकते हो। आप कैसे कैसे कर सकते हो, आप 100 में राउंड ऑफ कर सकते हो, 1000 में कर सकते हो, लैक्स में राउंड ऑफ कर सकते हो, मिलियंस में राउंड ऑफ कर सकते हो। ठीक है। लेकिन भैया अगर आपके कंपनी का इनकम 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आप लाख मिलियन करोड़ तक कर सकते हो। अगर आपकी कंपनी का इनकम 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आप अपने कंपनी का राउंड ऑफ लैक्स में कर सकते हो, मिलियंस में कर सकते हो, और भैया इवन करोड्स में भी कर सकते हो। पहले तो आप इतना बात समझो, आप लोगों को ये बात याद रखनी है, ये एग्जाम में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। बार बार बता रहा हूँ, ऊपर का जो मैंने अभी थ्योरी नहीं पढ़ाया, अभी हम लोग का चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, हम लोग का अभी कैश फ्लो बचा है, कंसोलिडेशन बचा है, सब चीज आप लोगों को कहीं ना कहीं बताऊंगा। जरा सा भी टेंशन मत लीजिए। इसके बाद मैं चैप्टर 3 आप लोगों को कैश फ्लो कराऊंगा। कैश फ्लो कराने के बाद मैं आपका पूरा टेस्ट लूंगा, चैप्टर 1 का भी, 2 का भी, और कैश फ्लो का भी साथ में टेस्ट लूंगा। लेकिन साथ में टेस्ट लेने से पहले मैं एक क्लास डाल दूंगा, जिसमें हम लोग अपना पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार आईसीएसआई का बुक को कोना कोना हम लोग छान लियो। बस मैं आप लोगों को चाहता हूँ ना कि मैं आप लोगों को एक बार में जंप ना कराऊं, मैं आप लोगों को धीरे 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 सीढ़ी पर चलाऊं। एक बार में कूदोगे, कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होगे। आस्ते आस्ते समझ समझ के बढ़िए, एट द एंड में हम लोग सब चीज कर लेते हैं। ठीक है। आप एक बात याद रखिए कि भैया अगर आपके कंपनी का इनकम, अगर आपके कंपनी का इनकम 100 करोड़ से कम होता है, 100 करोड़ से कम होता है, देन भैया आप 100 में, 1000 में, लैक्स में या मिलियंस में राउंड ऑफ करके बैलेंस दिखा सकते हो। लेकिन भैया अगर आपकी कंपनी का इनकम 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, देन आप लाख मिलियन करोड़ में दिखा सकते हो। अब भैया एक बात बताइए, हमारे रिलायंस भाई साहब का इनकम तो 100 करोड़ से ज्यादा होगा। दैट मीन्स हम लोग इसको ना करोड़ में दिखा सकते हैं। हम लोग इसको करोड़ में दिखा सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जब भी रिलायंस के बैलेंस शीट बनाएंगे, हम लोग ऊपर में लिख देंगे रुपीज इन करोड़। हम लोग रुपीज इन करोड़ लिख देंगे, फिर हम लोग लिख देंगे सेल 69। सेल 69 कहने का मतलब है कि मेरे रिलायंस का सेल कितना हुआ, 69 करोड़ का। तो 69 क्या कहने का मतलब है कि मेरे रिलायंस का सेल है 69 करोड़ का। दैट मीन्स भैया हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पूरा बैलेंस शीट पीएल को राउंड ऑफ कर दिया। आपका मर्जी, आप लैक्स में भी कर सकते हो, मिलियंस में भी कर सकते हो, लेकिन आपको ये वाला लिमिट देखना है। अगर आपके कंपनी का इनकम 100 करोड़ से कम है, देन आप 100,000 लाख या मिलियन तक राउंड ऑफ कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी कंपनी का इनकम 100 करोड़ या उससे आता है, देन आप लाख मिलियन करोड़ तक राउंड ऑफ करके बैलेंस दिखा सकते हो। कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है। एक बार याद रखना, एक बार आपने जो राउंड ऑफ का आपने सिस्टम पकड़ लिया, उसको यूनिफॉर्मली मेंटेन करना। ऐसा नहीं कि एक साल आप करोड़ में कर रहे हो, एक साल आप लाख में कर रहे हो, एक साल आप 1000 में कर रहे हो। इससे क्या है, आपको कंपेयर करने में डिफिकल्टी होगी, और आपके यूजर्स लोग जब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करेंगे, उनको तो और परेशानी होगी। तो आप एक बार करोड़ में कर रहे हो, तो आप ये पॉसिबिलिटी रखिए, या आप ये कोशिश कीजिए कि आप हर साल अपना राउंड ऑफ करोड़ 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 में करते जा रहे हो। ठीक है। क्या याद रहेगा। अब भैया देखिए, तो पूरा फॉर्मेट है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो हमने कल ही लिया था अच्छे से, और मैं नहीं जा रहा हूँ इसके भीतर। ये इतना बड़ा बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने जो आपको कॉपी में लिखा है, बस आप लोग वही कीजिए। इससे दिमाग एकदम मत लगाइए। मेरा बस आप लोग भरोसा कीजिए। अभी तक आप लोग भरोसा करते करते आज हम लोग कितना 9 क्लास चैप्टर 1 का किए थे, आज चैप्टर 2 का 7वां नंबर क्लास है, मतलब 16 नंबर क्लास में आप लोग बैठे हो। अब यह चैप्टर 1 और 2 में हम लोग कितना टाइम लगा रहे हैं, दैट मीन्स आप लोग समझ पाओगे कि जब हम लोग मेन चैप्टर्स में आएंगे, शेयर वगैरह का, तो हम लोग कितना बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे। प्लीज आप लोगों ने अपना CA FM का जर्नी को मेरे साथ करने का अगर आपने ठान लिया है, प्लीज एकदम ब्लाइंडली आप मुझे फॉलो कीजिए। ब्लाइंडली नहीं, एक्टिव होकर फॉलो कीजिए। लेकिन भैया जरा सा फेथ रखिए। अगर मैं आप लोग मेरे को चूज किए हो, तो अभी मेरा लाइबिलिटी है, मेरे माथे में लाइबिलिटी है। मुझे आप लोगों को बेस्ट देना है, मुझे आप लोग से रिजल्ट लेना है बस। तो भैया प्लीज मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि हमारे बुक्स, हमारे कॉपी में मैंने आपको जो फॉर्मेट लिखा है, दैट इज एनफ। आप लोग बस उतना ही पढ़िए। ठीक है। पूरा फॉर्मेट भैया हम लोग इग्नोर कर दे रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया था।
कि भैया पीएल का फॉर्मेट आ गया, पीएल भी तो भैया हम लोग पढ़ ही लिया था, पढ़ तो लिया ही था। फिर एक बात याद रखिए भैया, ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू, सेक्शन 128 जो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला सेक्शन है, क्या बोलता है, एवरी कंपनी को प्रिपेयर करना है, अपने रजिस्टर ऑफिस में बुक ऑफ अकाउंट को रखना है, ये सब तो भैया देखा है। सेक्शन 129 क्या बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी। सेक्शन 129 क्या बोलता है कि आप जो भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो भैया ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब कि, मतलब ऐसा है कि आपका ट्रू एंड फेयर व्यू, कोई भी चीज को हम लोग ट्रू एंड फेयर व्यू कब बोलते हैं, मैं आप लोग को आगे बताता हूँ। बस आप याद रखना आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए भैया, ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। ट्रू एंड फेयर व्यू कहने का मतलब है, ट्रू एंड फेयर व्यू कहने का मतलब है कि भैया एकदम मटेरियल, सारा मटेरियल बातें हम लोगों ने डिस्क्लोज कर दिया हो, मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा लॉ को कंप्लाई किया है, पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनाओ, ठीक है। आप लोग के सिलेबस में, आप लोग के अकाउंट्स वाले सिलेबस में ट्रू एंड फेयर व्यू का डेफिनेशन नहीं दिया, लेकिन जब आप लोग कंपनी लॉ पढ़ोगे उसमें आपका ट्रू एंड फेयर व्यू का डेफिनेशन दे के रखा है। इवन कंपनी लॉ के एग्जाम में भी पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है, आप लोग के देखे नहीं रखा है। आप लोग बस इतना याद रखना, जब भी हम लोग बोलते हैं कि भैया हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए, लोग क्या बोलते हैं भैया कि भैया जो भी हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरा ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। दैट मीन्स कि मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम एरर होना चाहिए, सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करना चाहिए, ठीक है, सारा बातें प्रॉपर्ली डिस्क्लोज होनी चाहिए। तो हम लोग का बस इतना कहना है, जब भी हम लोग बोलते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू, सारा बातें प्रॉपर्ली फ्री फ्रॉम एरर हो, पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनाया गया हो, बस हम लोग इतना बोलते हैं, ठीक है। तो बोला फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, द जो भी हम लोग अपना पीएल बनाते हैं, शुड बी ड्रॉन अपॉन द प्रिंसिपल। हम लोग पीएल पता है क्या प्रिंसिपल लेके बनाते हैं, ये वाला प्रिंसिपल मेटेरियलिटी, मतलब हमारा हम लोग जब भी अपना पीएल बनाते हैं, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी ड्रॉन, हम लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं अपॉन द प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल लेके हम लोग बनाते हैं भैया, सबसे पहला प्रिंसिपल है मेटेरियलिटी। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। हम लोग जब भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं भैया, एक तो मेटेरियलिटी सोच के बनाते हैं। मेटेरियलिटी मतलब क्या होता है ना, मेटेरियलिटी मतलब ये होता है कि भैया सारी बातें डिस्क्लोज करने से अच्छा आप इंपॉर्टेंट बातें डिस्क्लोज, मेटेरियलिटी हमें क्या बोलता है, आप बेफिजूल का आप सब बातें डिस्क्लोज मत करो, आप इंपॉर्टेंट बातें डिस्क्लोज करो, ऐसी बातें डिस्क्लोज करो जिससे एक यूजर का डिसीजन मेकिंग में अफेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। मतलब मान लो हमारे कंपनी के पीछे हमारे डायरेक्टर लोग बहुत लंबा चौड़ा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हमारे डायरेक्टर लोग, मेरे कंपनी के डायरेक्टर लोग बहुत लंबा चौड़ा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं कंपनी का इफर्ट से, ये इंपॉर्टेंट बात तो है ना, क्या मैं इसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा, करना हो। मेटेरियलिटी क्या बोलता है, ऑल सिग्निफिकेंट फैक्टर विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ द रीडर, सारा वो फैक्टर जिससे मेरे रीडर के माइंड में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, हर सारी वो बातें, हर सारी वो बातें, हर सारी वो बातें जिससे मेरे रीडर के माइंड में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपको वो सब बातें डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने कुछ लार्ज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल आपने बेचा, ठीक है, तो खाली हम लोग को उसको सेल अकाउंट में नहीं डालना, इंस्टेड हम लोग को क्या करना है, डिडक्ट करना है, ठीक है, और प्रॉपरली हम लोग को क्या करना है, डिस्क्लोज कर देना है। अगर आप अचानक से बहुत बड़ा अमाउंट आप सेल कर रहे हो, तो आप उसको डिस्क्लोज कर दोगे तो बढ़िया रहेगा, क्यों, क्योंकि मेरे यूजर्स लोग को पता होनी चाहिए, सेपरेटली अलग से डिस्क्लोज करो कि ड्यूरिंग द ईयर मैंने इतना बड़ा अमाउंट एक सेल किया, जिससे क्या मेरे यूजर्स लोग जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करेंगे, उनके माथे में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट करेगा, हाँ कंपनी के पास इतना बड़ा ऑर्डर आया था। लेकिन मान लो आप है ना, तो देखो तो जो रीडर है, रीडर जान पाएगा कि वाई द प्रॉफिट और लॉस ऑफर, रीडर जान पाएगा कि क्यों मेरा प्रॉफिट इतना है, क्यों मेरा लॉस इतना है, क्यों, क्योंकि कंपनी के पास तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं। द रीजन विल नॉट बी क्लियर इफ द सेल ऑफ रॉ मटेरियल एडेड टू सेल, ठीक है। इफ हाउएवर ओनली अ स्मॉल क्वांटिटी वाज सोल्ड, अगर मान लो अगर आप लोग बहुत छोटा छोटा क्वांटिटी आपको सेल की हो, तो उस बात को डिस्क्लोज नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि मेरा शेयर होल्डर में कुछ अफेक्ट नहीं आएगा, मेरा यूजर्स लोग कुछ डिसीजन मेकिंग पे अफेक्ट नहीं आएगा, उस वो बातें कुछ इम्पैक्ट नहीं करेंगी। तो आप समझ रहे हो मेटेरियलिटी का मतलब, मेटेरियलिटी का मतलब है सब बातें डिस्क्लोज मत करो, लेकिन कुछ आप इंपॉर्टेंट बातें तो डिस्क्लोज कर दो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। डिस्क्लोज कहाँ करते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में। मेटेरियलिटी हमें खाली क्या बोलता है कि सारे बातें डिस्क्लोज मत करो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें तो आप लेकिन जरूर डिस्क्लोज कर दो, वो सारी इंपॉर्टेंट बातें जो बातों से मेरे रीडर, जो मेरे यूजर्स है, जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करेंगे, हाँ,
जो मेरे रीडर के माइंड में इम्पैक्ट डालेगा, जो मेरे रीडर के माइंड में कुछ इम्पैक्ट डालेगा, सारी बातें को आप डिस्क्लोज कर दो। ठीक है। अच्छा, प्रायर पीरियड आइटम। भैया मान लीजिए हम लोग जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, हम लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एजीएम में अडॉप्ट कर लेते हैं। हम लोग जो भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, अकाउंट्स बनाए, हर साल भैया एजीएम होती है, आप लोग को पढ़ने को मिलेगा कंपनी लॉ में। एनुअल जनरल मीटिंग होता है। एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होता है भैया, हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं मतलब कि भैया फिक्स हमारा अकाउंट सही फिक्स। लेकिन भैया करने के बाद हमें पता चला कि पिछले साल के अकाउंट्स में तो कुछ गलती थी। आप क्या किए, आप इस साल का जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अकाउंट्स आपका जो बना है, आपने उसको अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट कर लिया, कब कर लिया भैया, एजीएम में। आपको अडॉप्ट करने के बाद पता चला कि भैया मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो कुछ ना कुछ गड़बड़ नहीं थी, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो कुछ तो मिस्टेक था, है ना। तो भैया वो मिस्टेक को हम लोग पिछले साल जाके तो ठीक नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि पिछले साल का अकाउंट्स तो हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। वो मिस्टेक को भैया हम लोग पिछले साल तो जाके ठीक नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो वाले अकाउंट्स को तो हमने अडॉप्ट कर लिया, फिक्स कर लिया। लेकिन भैया 2024-25 की जो गलतियां हैं, आपको वो गलतियों को ठीक करना होगा 25-26 में। आपको गलतियों को ठीक करना होगा 25-26 में। तो उसके लिए हम लोग पीएल में एक तो अलग से हेड देते हैं, प्रायर पीरियड आइटम। डिस्क्लोजर भी देते हैं, प्रायर पीरियड आइटम। तो आपको कोई भी ऐसा कोई भी ऐसा है, जैसे मान लो इफ एनी एरर इज डिस्कवर इट कैन बी करेक्टेड ओनली इन द अकाउंट ऑफ द सब्सिक्वेंट पीरियड। हाँ, कि आपका एक बार अकाउंट आपका अडॉप्ट हो गया, उसके बाद आपको एरर पता चल रहा है, देन भैया वो एरर तो कब रेक्टिफाई होगा, अगले साल ही रेक्टिफाई होगा। अपार्ट फ्रॉम एरर, सम ऑफ द अकाउंट रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर मे कम टू द नॉलेज मे बी असर्टेन ओनली इन द करंट ईयर। हाँ ठीक है। बट आप याद रखना, एक ही बात याद रखना कि भैया मेरा अकाउंट से एक बार अडॉप्ट हो चुका है, अब हम लोग एजीएम में अडॉप्ट कर लिए, फिर भैया कुछ गलतियां पता चले तो वो सारी गलतियों से मेरा जो भी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हम लोग उसको प्रायर पीरियड आइटम में डिस्क्लोज करते हैं। हम लोग उसको कहाँ डिस्क्लोज करते हैं भैया, प्रायर पीरियड आइटम में डिस्क्लोज करते हैं। आपका प्रैक्टिकल लाइफ के लिए एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है। और अपार्ट फ्रॉम एरर, सम ऑफ द अकाउंट रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर मे कम टू द नॉलेज मे बी असर्टेन ओनली इन द करेंट ईयर। थोड़ा हाँ, एरर को छोड़ो, बहुत सारा प्रीवियस ईयर का कुछ बातें था जो हम लोग को करंट ईयर में ही नॉलेज में पड़ा। भैया अब उसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अकाउंट्स हमारा ड्रॉप हो गया, उसको हम लोग को इसी साल ठीक करना होगा। लेकिन भैया उसको हम लोग खर्चा या इनकम से हम लोग इस साल का पीएल तो नहीं बना सकते। तो भैया क्या बोला, उसका जो भी आपका खर्चा या एक्सपेंस है, उसको आप प्रायर पीरियड आइटम करके डिस्क्लोज कर दो। ठीक है, समझ आया। अब भैया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मतलब होता है भैया कि जो चीज आपका नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं था। जैसे मान लो इस साल आपको भारी भरकम लॉस हो गया फ्लड के कारण, अर्थक्वेक के कारण। इस साल आपको भारी भरकम लॉस हो गया फ्लड के कारण, अर्थक्वेक के कारण। इस साल आपको भारी भरकम लॉस हो गया फ्लड के कारण, अर्थक्वेक के कारण। तो भैया ये मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का लॉस या इनकम नहीं है ना। ये जो भी मेरा लॉस हुआ है या इनकम हुआ है भैया, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का तो लॉस या इनकम नहीं है ना। तो भैया ऐसा आपको कोई भी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कोई भी एक्सपेंस हुआ या इनकम हुआ, जो कि आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं था, उसको हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में हम लोग डिस्क्लोज करते हैं। जब मैंने आपको पीएल का फॉर्मेट कराया था, उसमें हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का एक हेड भी बनाए थे। बोला इफ एक्सपेंस और इनकम दैट डू नॉट अराइज इन द ऑर्डिनरी कोर्स एंड आर मटेरियल, दे शुड बी स्टेटेड सेपरेटली इन द पीएल। आपको वो चीज़ों को पीएल में सेपरेटली डिस्क्लोज करना होगा। ठीक है। फिर बोला चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। देखो, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी तो एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको चैप्टर 3 में भी सीखने को मिलेगा। यहाँ क्या बोला, हम लोग खाली उतना पढ़ लेते हैं। इट इज वेल नोन दैट if there is any change in accounting policy, say method of valuation of inventory, there has been a disclosure about the fact of change। मतलब बोल रहा है कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है। मान लो अकाउंटिंग पॉलिसी हम लोग का एक तो डिप्रिसिएशन है, हमारा एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है डिप्रिसिएशन। वो हमें ना दो तरीका बताता है डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। जब हम लोग डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं मेरे भाई, तो हमें डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का दो मेथड बताता है। डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का दो मेथड बताता है। एक मेथड है भैया स्ट्रेट लाइन मेथड, एक है हमारा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। सब आपको धीरे धीरे सीखने को मिलेगा। हमारा डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का दो मेथड बताता है। हम लोग तो भैया हर साल हम लोग ये वाले फॉर्मेट को लेके हम लोग डिप्रिसिएशन निकालते थे। हम लोग हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड को अडॉप्ट करके डिप्रिसिएशन निकालते थे। इस साल अचानक से मेरे डायरेक्टर लोग को मन करा, मेरे डायरेक्टर लोग बोलते हैं कि अब से आप लोग डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में। अब से आप लोग डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। दैट मीन्स कि हम लोग अपना अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं। और भैया जब जब हम लोग चेंज कर रहे होते हैं, हम लोग को सेपरेटली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में न्यूज़ दे देना होता है कि इस साल हम लोगों ने अपना अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज किया है। इसमें हम लोग
पहले पिछले साल तक हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे, सिर्फ इस साल से हम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। मतलब एक तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज कर देना होता है ताकि आपके यूजर्स लोग को समझ आया, समझ आया, समझा पाया, ठीक है। फिर भैया ये जो हमारा XBRL का टॉपिक है, ये जो हमारा XBRL का टॉपिक है, ये हम लोग कंसोलिडेशन वाले चैप्टर में करेंगे। मैं आप लोग के लिए मार्क करके रख रहा हूँ। जो भी हमारा XBRL का चैप्टर है, हम लोग पूरा कंपनीज एक्ट का सेक्शन 128, सेक्शन 129, XBRL, जब हमारा कंसोलिडेशन वाला चैप्टर होगा प्रॉपरली हम लोग उसमें करेंगे। क्यों भैया? क्योंकि कंसोलिडेशन वाले चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? बैलेंस शीट पीएल ही बनाना सीखेंगे। हम लोग जब कंसोलिडेशन वाला करेंगे बस बैलेंस शीट और पीएल बनाना ही सीखेंगे। इसमें हम लोगों का फॉर्मेट तो सीखना हो ही गया। अब तो आपको फॉर्मेट नहीं सीखना ना, क्योंकि भैया हम लोगों ने फॉर्मेट तो सीख ही लिया। तो जब भी हम लोग कंसोलिडेशन करेंगे उसे बैलेंस शीट और पीएल बनाएंगे। बस डिफरेंस क्या था, कल तक जो आप लोग बैलेंस शीट और पीएल बनाते थे एक एक कंपनी का बनाते थे, अब जब हम लोग कंसोलिडेशन वाला चैप्टर करेंगे उसमें हम लोग दो तीन कंपनी का बैलेंस शीट पीएल एक साथ बनाएंगे। तो XBRL हम लोग वही कवर करेंगे, ठीक है। आप लोग भी अपना मार्क कर लो कंसोलिडेशन वाले चैप्टर के साथ, ठीक है। और बाकी सब ट्रू फॉल्स से आप लोग से बन जाएगा, कोई मेहनत वाला काम नहीं है। तो मेरे भाई देखो, चैप्टर 2 में आपका बेसिक थ्योरी नहीं है। आप लोग प्रॉपरली एकदम चैप्टर 2 का थ्योरी को आप लोग इग्नोर कर सकते हो। हालांकि मैं तो बोल रहा हूँ इंडेक्स में लिख लो कि चैप्टर 2 का थ्योरी को आपको इग्नोर करना है। क्यों? कि जो है आपका कंपनीज एक्ट है, जो है आपका कंपनीज एक्ट है। कंपनीज एक्ट का चैप्टर 9 में आप लोग बहुत डिटेल में अकाउंट्स वाला थ्योरी सीखो, कैसे बोर्ड मीटिंग का क्या रोल होता है, डायरेक्टर का रोल क्या होता है। इस चैप्टर में कुछ थ्योरी उतना नहीं देख रखा। इस चैप्टर के लिए मैंने आपको खाली जितना पीएल बैलेंस शीट का सम्स कराया, प्लीज बढ़िया से करिए, बढ़िया से करिए, ठीक है। देखो, आप लोग वैसे टेंशन मत लो, पढ़ाई हार्ड लग रहा है कि इजी लग रहा है। आप लोग बस अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो। आप लोग को 50% भी अगर समझ आ रही है, आप लोग को अगर चीजें 50% भी समझ आ रही है, दैट मीन्स कि आप लोग राइट ट्रैक पे चल रहे हो। आप लोग को 50% भी अगर चीजें समझ आ रहा है, दैट मीन्स कि आप लोग राइट ट्रैक में चल रहे हो। बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, 50% भी आ रहा है तो राइट ट्रैक में चल रहे हो। बस आप मेरे से कॉन्टेक्ट करें कि भैया 50 से 100% का गैप को मैं कैसे फुलफिल करूँ। हालांकि एक बात और बता दूं, जिन जिनका चैप्टर 1 हो गया है, मैंने चैप्टर 1 का 2 टेस्ट कंडक्ट किया था। बहुतों ने दिया, बहुतों ने अभी तक नहीं दिया, मुझे नहीं पता क्यों। आप लोग टेस्ट सीरीज करते हो, जब मैंने फ्री का टेस्ट सीरीज अनाउंस भी किया तो आप लोग करते नहीं हो। चैप्टर 2 के भैया, चैप्टर 2 के भी टेस्ट होंगे। मेरा आपसे बस यही उम्मीद है कि भैया आप लोग चैप्टर समझिए। जितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन की पीडीएफ आप मेरे से मांग लीजिए। नहीं मांगोगे तो भैया ICAI की बुक है, आप गूगल में सर्च करके आप उनके मॉड्यूल से भी कर सकते हो। बेस्ट रहेगा। मैंने जो सम्स कराया है मुझसे मांग लो, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिर भैया हो जाने के बाद प्लीज आप लोग टेस्ट जरूर अटेंड करें। इसके बाद भैया हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा कैश फ्लो। कैश फ्लो हो जाने के बाद हम लोग अपना चैप्टर 1, चैप्टर 2 ये वाला और कैश फ्लो, तीनों का भैया कंबाइंड टेस्ट अरेंज करेंगे। मतलब जितना हो सकता है हम लोग टेस्ट बढ़िया से देंगे, ताकि एग्जाम के पहले हमारा कोई भी इफ बट ना रहे, ठीक है। आज का क्लास ऐसे कोई आपका इंपॉर्टेंट नहीं था, बस आपको मैंने थोड़ा थोड़ा जो हमारा कुछ सीखने की बातें थी वो सब बता दिया। हालांकि अभी भी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ चैप्टर 2 का थ्योरी को आप लोग एकदम डिडक्ट कर सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना कॉपी में किए थे उतना है। और एक बात बता दूं, जब हम लोग अपना बैलेंस शीट या पीएल का सम्स कर रहे थे, रिजर्व वगैरह का बहुत सारा चीज मैंने छुड़ा के रखा है, मुझे पता है। क्यों भैया? जहां जहां जरूरत आएगा वहां वहां हम लोग सीखेंगे। अभी तक हम लोग अपना एक ही रिजर्व सीखे हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व। एक तो सीखे है ना, रिवैल्यूएशन रिजर्व। क्या सीखे थे भैया? जब जब मेरे एसेट का दाम मुझे बढ़ाना होता है या घटाना होता है, उसको हम लोग रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट कर देते हैं। मेरा बिल्डिंग का दाम पहले 20 लाख था, अब मैं चाहता हूँ 35 लाख कर दो, 15 लाख का रिवैल्यूएशन कर दो। सिंपल है, समझ आया। हालांकि टेंशन मत लीजिए, आराम से कीजिए। करने के बाद एक बार व्हाट्सएप में मुझे अपडेट कर दीजिए कि आप लोग का क्या स्टेटस है, आप लोग कितना समझ आया नहीं आया। एक बार कम्युनिकेट नहीं करोगे तो देखो बहुत दिक्कत हो जाएगा, मुझे भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखता हूँ। अब हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा कैश फ्लो का, हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा कैश फ्लो का, ठीक है। बाय बाय। टेस्ट जरूर दीजिएगा सब।